सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 7 के इतिहास विषय का पाठ 2 नए राजा और उनके राज्य का पहला प्रकरण नए राजवंशों का उदय के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए करते हैं अध्याय 2 को शुरू। नए राजा और उनके राज्य। 7वीं शताब्दी के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ। तो देखो बच्चों, 7वीं शताब्दी का मतलब होता है कि सन 601 से जो 700 का समय है, 700 तक का, ये क्या कहलाएगा? 7वीं शताब्दी। तो हमें इसके बाद का समय लेना है। तो 7वीं शताब्दी के बाद कई नए राजवंशों का उदय हुआ। मानचित्र 1 में उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों को दिखलाया गया है। तो चलिए देख लेते हैं मानचित्र। ये रहा, यह है 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में जो नए प्रमुख राज्य बने भारतीय उपमहाद्वीप में, उनका मानचित्र है। अब यहाँ एक प्रश्न है कि मानचित्र में गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल, चोल और चौहान, जिन्हें चौहान भी कहा जाता था, इनके स्थान का निर्धारण कीजिए। क्या आप आज के उन राज्यों की पहचान कर सकते हैं जिन पर उनका नियंत्रण था? तो सबसे पहले हम उनका स्थान देखते हैं। ये रहा चौहान, ये गुर्जर प्रतिहार, यहाँ राष्ट्रकूट और यहाँ पर चोल राज्य, और ये यहाँ पाल। इन स्थानों पर इन शासकों का नियंत्रण था। अब है कि वर्तमान के राज्यों से इनकी तुलना करनी है, इनकी पहचान करनी है कि वर्तमान में कौन से राज्य इन स्थानों के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहीं से शुरू करते हैं चौहानों के बारे में कि इनका कुछ हिस्सा तो मध्य प्रदेश का, ये ऊपर का उत्तर पश्चिमी हिस्सा, और कुछ हिस्सा राजस्थान का यहाँ लगता था चौहानों का। फिर है इसके बाद गुर्जर प्रतिहार, ये था इनका यहाँ पर बिल्कुल बीच में मध्य प्रदेश। उसके बाद गुर्जर प्रतिहार के बाद है राष्ट्रकूट, और राष्ट्रकूटों का कुछ हिस्सा यहाँ पर है महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। यहाँ पर लगेगा जब आप ये देख रहे हैं, ये वाला स्थान आ जाएगा। इसके बाद है राष्ट्रकूट के बाद है चोल। जो चोल शासक थे, इनका स्थान था यहाँ कर्नाटक में, कुछ हिस्सा दक्षिणी कर्नाटक का, केरल और तमिलनाडु यहाँ पर। इसके बाद है पाल वंश। तो जो ये पाल शासक थे, इनका स्थान था यहाँ पर, ये पश्चिम बंगाल के आसपास, ये सारे इन स्थानों पर इनका नियंत्रण था। अब इसके बाद है नए राजवंशों का उदय। कि 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार थे, वो अस्तित्व में आ चुके थे। राजा लोग प्राय उन्हें अपने मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे, और उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे राजा या स्वामी के लिए उपहार लाएं और उनके दरबार में हाजिरी लगाएं, साथ ही साथ उन्हें सैन्य सहायता भी प्रदान करें। अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को महासामंत, महामंडलेश्वर इत्यादि घोषित कर देते थे। महामंडलेश्वर का मतलब है पूरे मंडल का महान स्वामी। कभी कभी वे अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का दावा भी करते थे, यानी वे अपने राजा के आधिपत्य यानी अधीनता मान लो कि उनसे अपने आप को स्वतंत्र मानते थे। तो इसी तरह का एक उदाहरण दक्कन में यानी दक्षिण भारत में राष्ट्रकूटों का था। जो भी हमने देखा था, राष्ट्रकूट महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है वहाँ। तो शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। तो 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया। उसे युद्ध किया, युद्ध में उसे हराया और हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान किया। अनुष्ठान का मतलब होता है यज्ञ किया, और हिरण्यगर्भ का अर्थ है सोने का गर्भ। तो जो ये अनुष्ठान किया था उसने हिरण्यगर्भ नामक
जब यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था तो यह माना जाता था कि इससे याजक यानी यज्ञ करने वाला जन्मना क्षत्रिय न होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रियता प्राप्त कर लेगा। जैसे कि अगर मान लो जो ये दंती दुर्ग है ये क्या था, ये क्षत्रिय नहीं था, है ना, तो ये उनके सामंत था, प्रधान था नगर का। तब वो जन्म से क्षत्रिय नहीं था लेकिन उसने ये यज्ञ किया, तो जो ये व्यक्ति यह यज्ञ कर लेता है वो क्षत्रिय ना हो तो भी इस यज्ञ को करने के बाद क्षत्रिय बन जाता है, ऐसा माना जाता था। तो ये देखिए आपको यहाँ एक चित्र दिखाई दे रहा है, चित्र 1 में, कि ये एलोरा की गुफा 15 का भित्ति चित्र है जिसमें विष्णु को नरसिंह यानी पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है और यह राष्ट्रकूट काल की कृति है। अब इसके बाद देखिए कि कुछ अन्य उदाहरणों में उद्यमी परिवारों के पुरुषों ने अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। मिसाल के तौर पर कदम मयूर शर्मन और गुर्जर प्रतिहार हरिचंद्र ये ब्राह्मण थे जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया और क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज्य सफलतापूर्वक स्थापित किए। यानी कदम मयूर शर्मन ने अपना राज्य कर्नाटक में स्थापित किया और गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ने इन्होंने राजस्थान में अपना राज्य स्थापित किया। अब इसके बाद देखिए यहाँ भी एक प्रश्न है, क्या आपके विचार में उस दौर में एक शासक बनने के लिए क्षत्रिय के रूप में पैदा होना महत्वपूर्ण था? तो नहीं, जैसा कि अभी हमने पढ़ा था कि जैसे 8वीं सदी के मध्य में राष्ट्रकूट के एक प्रधान दंती दुर्ग उसने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया था। उसने अपने स्वामी को हराया और ब्राह्मणों की सहायता से एक हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया था और ये माना जाता था कि जो भी राजा जन्म से क्षत्रिय नहीं है और वह यह यज्ञ कर लेता है तो वो क्षत्रियता प्राप्त कर लेगा। और ऐसा ही एक हमने देखा कदम मयूर शर्मन और हरिश्चंद्र के बारे में कि ये ब्राह्मण थे और इन्होंने अपने ब्राह्मण तब को छोड़ करके शस्त्रों को अपना लिया था और अपना जो शासन है वो कर्नाटक और राजस्थान में स्थापित किए थे। तो इसीलिए शासक बनने के लिए क्षत्रिय के रूप में पैदा होना महत्वपूर्ण नहीं था। इसके बाद है राज्यों में प्रशासन। इन नए राज्यों में से कईयों ने महाराजाधिराज यानी राजाओं के राजा, त्रिभुवन चक्रवर्तीन यानी तीनों भुवनों का स्वामी और इसी तरह की अन्य भारी भरकम उपाधियां धारण की। लेकिन इस तरह के दावों के बावजूद वे अपने सामंतों और साथ ही साथ किसान, व्यापारी, ब्राह्मणों के संगठनों के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी करते थे। इन सभी राज्यों में उत्पादकों यानी जैसे किसान, पशुपालक, कारीगर, इनसे संसाधन इकट्ठे किए जाते थे। इनको अक्सर अपने उत्पाद का एक हिस्सा त्यागने के लिए मनाया जाता था या फिर उन्हें बाध्य किया जाता था। कभी कभी इस हिस्से को लगान मानकर वसूला भी जाता था क्योंकि प्राप्त करने वाला भूस्वामी होने का दावा करता था। राजस्व व्यापारियों से भी लिया जाता था। अब देखिए कि राजस्व का क्या मतलब है, कर, टैक्स, है ना। तो 400 प्रकार के कर। तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश के अभिलेखों में विभिन्न किस्म के करों के लिए 400 से ज़्यादा सूचक शब्द मिलते हैं और सबसे अधिक उल्लेखित कर है वेटी, जो नगद की बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था, यानी उनसे जबरन श्रम करवाया जाता था। कदमाई यानी कि भू राजस्व, ऐसे ये कर थे। मकान पर छाजन डालने पर लगने वाला कर, खजूर या ताड़ के पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी के इस्तेमाल पर लगने वाला कर, पारिवारिक संपत्ति का उत्तराधिकार हासिल करने के लिए लगने वाला कर, ऐसे कई करों का उल्लेख भी मिलता है। इसके बाद देखिए फिर एक प्रश्न है, क्या आज इनमें से कोई कर वसूले जाते हैं? हाँ,
आज भी इनमें से जैसे भूमि पर, संपत्ति पर कई प्रकार के जो कर हैं वो वसूले जाते हैं। इसके बाद देखिए, ये संसाधन राजा की व्यवस्था का वित्तीय आधार बनते थे, यानी उनसे उनको आय प्राप्त होती थी। साथ ही मंदिरों और दुर्गों के निर्माण में भी इस्तेमाल होते थे। संसाधन उन युद्धों को लड़ने में भी इस्तेमाल होते थे जिनसे लूट की शक्ल में धन मिलने की तथा जमीन और व्यापारिक मार्गों के प्रयोग की संभावनाएं होती थी। राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति सामान्य प्रभावशाली परिवारों के बीच से ही की जाती थी, यानी जो ये कर वसूलने के लिए अधिकारी रखे जाते थे। और ये अधिकारी कहाँ से लिए जाते थे? जिनका समाज में कुछ प्रभाव होता था, प्रभुत्व होता था, जिनका मान सम्मान अधिक होता था, ऐसे परिवारों से ही उन व्यक्तियों को पदाधिकारी बनाया जाता था। और फिर ये प्राय वंशानुगत होती थी, यानी एक अधिकारी का बेटा आगे अधिकारी ही बनता था। तो सेना में भी ऐसा ही होता था कि जैसे मंत्री का बेटा है वो मंत्री बनेगा, सेनापति का बेटा है वो सेनापति बनेगा। कई बार राजा के जो निकट संबंधी होते थे वो भी इन ओहदों पर होते थे। और फिर देखिए, यहाँ एक प्रश्न है कि प्रशासन का यह रूप आज की व्यवस्था से किन मायनों में भिन्न था। तो देखिए कि जो वर्तमान समय में प्रशासन का ये जो स्वरूप है बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि जो पहले प्रशासन था वो राजतंत्रीय था, यानी राजा का शासन होता था। और वर्तमान में जो शासन है वो लोकतंत्र है, यानी प्रजा का शासन है। और लोकतंत्र में क्या है कि कानून के सामने सभी समान होते हैं, किसी से कोई भी ज़बरदस्ती कार्य नहीं करवा सकते। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, अगर वो कानून का उल्लंघन करते हैं तो उन्हें सज़ा मिलती है। और आज राज्य में प्रशासनिक जो पदाधिकारी हैं उनकी नियुक्ति है वो वंशानुगत नहीं होती है, उन्हें योग्यता के आधार पर परीक्षा के माध्यम से उनकी नियुक्ति की जाती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रशस्तियाँ और भूमि अनुदान। सबसे पहले कि प्रशस्तियों का क्या अर्थ है। तो प्रशस्तियों का अर्थ होता है प्रशंसा, जैसे कि हमने कक्षा 6 में भी पढ़ा था। तो प्रशस्तियों में ऐसे ब्यौरे होते हैं जो शब्द से सत्य नहीं भी हो सकते, कि यानी कि ये आवश्यक नहीं है कि प्रशस्तियों में जो भी बात लिखी हुई है वो बिल्कुल सही हो, उसका एक एक शब्द सही हो, ये आवश्यक नहीं है। लेकिन ये प्रशस्तियाँ हमें बताती है कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहते थे। मिसाल के लिए शूरवीर, विजयी योद्धा के रूप में ये विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई थी, जो अक्सर प्रशासन में मदद करते थे। यानी जो ज़्यादातर प्रशस्तियाँ हैं वो कौन लिखते थे? विद्वान ब्राह्मण। और ये राजा की प्रशासन चलाने में सहायता भी करते थे। ऐसे ही देखिए, यहाँ पर एक कुछ प्रशस्तियों के बारे में बताया गया है। उनमें से एक है नागभट्ट की उपलब्धियाँ। कई शासकों ने प्रशस्तियों में अपनी उपलब्धियों का बखान किया है। आपने पिछले साल यानी कक्षा 6 में गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा है। तो देखो बच्चों, आपको याद होगा कि हमने कक्षा 6 में अध्याय 10 में समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा था कि कैसे हरिसेन नाम के एक कवि ने समुद्रगुप्त की प्रशंसा की है, उसे कैसे दिखाया गया है इस प्रशस्ति में। उसे एक योद्धा बताया, युद्धों को जीतने वाला राजा, विद्वान, और उसके साथ साथ एक कवि के रूप में भी उसकी खूब प्रशंसा की, यहाँ तक कि उसे ईश्वर के बराबर बताया था। तो देखिए, ऐसे ही हम उसी प्रशस्ति का जो एक अंश था उसे हम थोड़ा दोबारा देख लेते हैं। जैसे कि हमने अध्याय 1 में भी पढ़ा था कि कुछ स्थानों पर जो भी वाक्य हैं या उदाहरण आते हैं तो उन्हें हमें साथ के साथ देखना चाहिए। इससे क्या है कि ये हमारे मन मस्तिष्क में एक अच्छे से याद हो जाते हैं। तो ये देखिए, समुद्रगुप्त की प्रशस्ति का एक अंश, जिनका शरीर युद्ध मैदान में कुठारों, कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों, बर्छों, तलवारों, लोहे की गदाओं, नुकीली तीरों तथा अन्य सैकड़ों हथियारों से लगे घावों के दाग से भरे होने के कारण अत्यंत सुंदर दिखता है। तो देखिए, ये उस प्रशस्ति का एक वाक्य का अंश है। तो इसमें किस तरह से एक शासक का
बढ़ा चढ़ाकर उसका वर्णन किया गया है। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये पूर्णतया सत्य हो सकता है कि ना भी हो। तो इस तरह से जो प्रशस्तियाँ हैं वो विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची जाती थी। तो संस्कृत में लिखी गई ग्वालियर यानी वर्तमान में मध्य प्रदेश में है ये। तो मध्य प्रदेश में पाई गई एक प्रशस्ति में प्रतिहार नरेश नागभट्ट के कामों का भी वर्णन इसी प्रकार किया गया है। कैसे देखिए, आंध्र सैंधव यानी सिंध, विदर्भ जो कि महाराष्ट्र का एक हिस्सा है, और कलिंग ये उड़ीसा का एक हिस्सा है। इनके राजा उनके आगे तभी धराशायी हो गए जब वे राजकुमार थे। तो उनके आगे मतलब नागभट्ट के आगे तभी धराशायी यानी वो हार गए जब वे छोटी सी उम्र के राजकुमार थे। इन्होंने कन्नौज के शासक चक्रयुध को विजित किया और उन्होंने वंग यानी बंगाल का हिस्सा, अनर्थ यानी गुजरात का हिस्सा, मालवा मध्य प्रदेश का कुछ भाग, किरात वनवासी, तुरुष्क यानी तुर्क, वत्स मत्स्य दोनों उत्तर भारत के राज्य इन राजाओं को पराजित किया। तो देखिए कैसे नागभट्ट की उपलब्धियों का वर्णन यहाँ किया गया है। फिर वही एक प्रश्न है कि इस अभिलेख में उल्लेखित इलाकों में से कुछ को मानचित्र एक में ढूंढने की कोशिश करें। और उसके साथ साथ दूसरे राजाओं ने भी इसी तरह के दावे किए थे। तो आपके विचार में ऐसे दावे उन्होंने क्यों किए होंगे? तो चलिए सबसे पहले हम मानचित्र में इनमें से कुछ इलाकों को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो ये देखिए, ये मानचित्र एक है जिसमें से हमें यहाँ ये कलिंग दिखाई देता है, ये गुजरात में अनर्थ है और उसके साथ साथ हमें ये यहाँ कन्नौज दिखाई दे। अब इसके बाद ये है कि इन शासकों ने ऐसे दावे क्यों किए थे। तो राजाओं ने देखो इन इलाकों पर अधिकार करने के लिए कई प्रकार के दावे किए और उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वे अपने आप को विशाल साम्राज्य के विजयी योद्धा बताना चाहते थे। तो शायद इसीलिए उन्होंने ऐसे दावे किए होंगे। इसके बाद आगे देखिए कि राजा लोग प्राय ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे, यानी कि उन्हें पुरस्कार के रूप में क्या देते थे, वो भूमि देते थे। तो ये ताम्रपत्रों पर अभिलिखित होते थे। ताम्रपत्र यानी तांबे के पत्ते, उन पर ये लिखे हुए होते थे जो भूमि पाने वाले को दिए जाते थे। तो ये ताम्रपत्र किसे मिलते थे? उन्हीं ब्राह्मणों को जिनको राजा भूमि अनुदान में देते थे। तो ये देखिए नीचे आपको यहाँ एक चित्र दिखाई दे रहा है कि यह थोड़ा संस्कृत और थोड़ा तमिल में लिखा हुआ ताम्रपत्रों का एक संग्रह है। इसमें 9वीं सदी में एक शासक के द्वारा दिए गए भूमि अनुदान का उल्लेख है और जिन कड़ियों में इसे ये पत्र जुड़े हुए होते हैं उन पर राजसी मोहर लगी होती है, यानी राजा की मोहर लगी होती है। और यह मोहर हमें बताती है कि ये दस्तावेज हैं वो प्रमाणित दस्तावेज हैं। तो इस तरह से ये ताम्रपत्रों पर लिखे होते थे। इसके बाद देखिए कि भूमि के साथ साथ उन्हें और क्या क्या दिया जाता था। तो यह चोलों के द्वारा दिए गए एक भूमि अनुदान के तमिल भाग का एक अंश है। हमने मिट्टी की मेड़ें बनाकर साथ ही कांटेदार झाड़ियाँ लगाकर भूमि की सीमाओं को चिन्हित कर दिया है। अब इस भूमि पर क्या क्या चीज़ें हैं उसका भी वर्णन किया गया है कि वहाँ फलदार वृक्ष, पानी, भूमि, बगीचे और फलोद्यान, पेड़, कुएँ, खुली जगह, चारागाह, एक गांव, बाम्बी, चबूतरे, नहरें, खाइयाँ, नदियाँ, दलदली जमीन, हौज, अन्नागार, मछलियों के तालाब, मधुमक्खियों के छत्ते और गहरी झीलें। तो देखो भूमि के साथ साथ उन्हें और क्या क्या चीज़ें मिलती थी। तो जिसे यह भूमि मिलती है वह इन सब चीज़ों से कर वसूल कर सकता है। वह न्याय अधिकारियों द्वारा जुर्माने के तौर पर लगाए गए कर भी वसूल सकता है। पान के पत्तों पर लगने वाला कर, बुने हुए कपड़ों पर लगने वाला कर, साथ ही साथ वाहनों पर लगने वाला कर भी वसूल सकता है। वह पक्की ईंटों से बने ऊपरी माले पर बड़े कमरे बनवा सकता है, बड़े और छोटे कुएं खुदवा सकता है, पेड़ और कांटेदार झाड़ियाँ लगवा सकता है, जरूरी हो तो सिंचाई के लिए नहर भी बनवा सकता है।
उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पानी बर्बाद ना हो और तटबंधों का निर्माण हो। तो इस तरह से देखिए कि ब्राह्मणों को भूमि के साथ साथ कितना कुछ मिलता था। अब फिर से देखिए कि नीचे एक प्रश्न है कि लेख में सिंचाई के जितने संभव स्रोतों का उल्लेख है उनकी सूची बनाइए। यानी सिंचाई के लिए कौन कौन से स्रोतों का उपयोग किया जाता है और विचार विमर्श कीजिए कि इनका कैसे इस्तेमाल होता होगा। तो देखिए कि इस लेख के अंदर नहरें, तटबंध, तालाब, कुएं, कई सिंचाई के स्रोतों का उल्लेख किया गया है। जैसे कि नहरें हैं तो हो सकता है कि नदियों से खेतों तक पानी लाने के लिए बनाई गई हैं। जो तटबंध हैं वो बाढ़ को रोकने के लिए बनाए जाते हैं। तालाब है वो सिंचाई के लिए बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए बनाए जाते हैं। और कुएं जहाँ नहरों से पानी नहीं पहुँचता है वहाँ सिंचाई के लिए ज़मीन में गहरे कुएं खोदकर पानी है वो सिंचाई के लिए प्राप्त किया जाता है। तो इस तरह से इन स्रोतों का इस्तेमाल होता था। इसके बाद आगे देखिए कि 12वीं शताब्दी में एक बृहत संस्कृत काव्य भी रचा गया जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है और इसे कलहन नाम के एक रचनाकार द्वारा रचाया गया। कलहन ने अपने वृत्तांत लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णनों और पहले के इतिहासों समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया। प्रशस्तियों के लेखकों से भिन्न वह अक्सर शासकों और उनकी नीतियों के बारे में आलोचनात्मक रुख दिखलाता है और इसीलिए 12वीं सदी के लिए यह असाधारण ग्रंथ था। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे कि धन के लिए युद्ध होता था। हमने पढ़ा कि जैसे ये नए नए जो शासक थे इनके साम्राज्यों पर दूसरे शासक आक्रमण करते थे, युद्ध करते थे। तो वो युद्ध किस लिए करते थे? धन को प्राप्त करने के लिए। तो धन के लिए जो युद्ध वो हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।